स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिए गए क्लास 8 से संबंधित सभी क्वेश्चन को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 8 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट को परिभाषित करता है। यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेत आर है। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। इसका संकेत सी है। व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है। इसका संकेत टी एम है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल आदि। संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती है किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम आदि। निम्नलिखित में से कौन से अजैव संसाधन है? तो ये होंगे मृदा, चट्टाने, वृक्ष। खनिज में से वृक्ष हटा दे तो ये मृदा, चट्टाने और खनिज। 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे मृदा, चट्टाने और खनिज आदि। वहीं जैव संसाधन सजीव होते हैं जैसे पौधे व जंतु आदि। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके इसमें से सही कथन बताना है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है वेदिका फॉर्म। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ये है समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक
प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन जैसी पीड़ानाशी दवाएं हैं। ऑप्शन डी सही है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और इन्हें पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो रही है तथा वे मर रहे हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपर्युक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो ये जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका शॉर्ट नेम है CITES। CITES साइट्स, शॉर्ट नेम साइट्स है। यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं साइट्स के बारे में। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी। The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। अब देखते हैं खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित प्रश्न। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह है प्रवेधन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आकलन कहते हैं। धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? आग्नेय एवं कायांतरित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज होता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूहों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? तो ये है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जिनका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं किया जाता।
ये गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, ये सभी शामिल हैं इसमें। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस एवं भूतापीय ऊर्जा आदि। निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ-कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इसमें नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी-कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। बायोगैस के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, ऑप्शन ए होगा। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ये फ्रांस में, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन सकड़े मुहाने में बांध निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस और भारत कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, इनका एक रासायनिक संगठन होता है, ये असामान्य होते हैं, इनका वितरण असमान है। ये तीसरा गलत है, बाकी सभी सही हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अब देखते हैं कृषि से संबंधित प्रश्नों को। पहला है यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें सही ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं, इसे आप मिलान इसका यहाँ पर स्वयं करिएगा। सेरीकल्चर ये रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती है। हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने के लिए यूज किया जाता है। जैविक कृषि के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर इन 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें असत्य कथन पूछा है, यानी हमें सत्य पहले टिक करना है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम हो जाती है, इसके साथ ही कृषकों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, ये भी सही है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूपांतरण किया जाता है, तो ये जैविक कृषि के अंतर्गत नहीं आता। तीसरा वाला इसमें असत्य है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशी की जगह प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में धान, चावल मुख्य फसल होती है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और गहन श्रम से खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी
एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। निम्नलिखित कथनों को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है, तो पहला गलत है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, दूसरा वाला सही है। केवल ऑप्शन बी सही होगा। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुपालन शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है, साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे एक तरफ स्थानांतरणशील कृषि के नाम है, एक तरफ देश स्थान के नाम है, मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। ज़ूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत। ज़ूमिंग कृषि को ज़ूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, रोका ब्राजील में और लदान मलेशिया में। ये सभी झूमिंग कृषि के अलग-अलग क्षेत्रों के नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही हैं? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है। तो ये सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये उपर्युक्त लक्षण किस प्रकार की कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। रोपड़ कृषि के संदर्भ में विचार करके बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये दूसरा वाला गलत होगा। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, तो इसमें हमसे गलत कथन पूछा है, तो केवल दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। पहला और तीसरा इसमें सही है। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि के उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो ये मिश्रित कृषि है। ऑप्शन डी सही होगा। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। चावल यानी धान की कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। कल्याण सोना, सोनालिका, राज, 3077, अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं। ओस शरतकालीन, अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। तो इसमें गलत कथन पूछा है यानी असत्य पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो कि गलत है। कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, न कि धान की। जमुना, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही सुगंधा, बाला, रत्ना आदि
चावल की प्रमुख किस्में हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है दोमट मृदा, ऑप्शन सी सही होगा। गेहूं के वर्धन काल यानी बढ़ते समय में मध्यम मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। कॉफी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय होता है पटसन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो ये जो पहला वाला कथन है ये, और तीसरा वाला चाय के बारे में गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं उद्योग से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो ये है, इसमें होगा प्राथमिक उद्योग, तो ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जिसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं? तो ये है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन अच्छा हो, बाजार हो आसपास और भूमि की व्यवस्था हो। ये सभी उद्योगों की अवस्थिति के कारक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख हैं। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? दिसंबर 1984 में। ऑप्शन ए सही होगा। उद्योगों में दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नीचे दिए गए कथन में से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। तो इसमें केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो ये होंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, और होगा तीसरा वाला चिकित्सा उद्योग। बाकी ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है, जिसे सनराइज उद्योग कहा जाता है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा से संबंधित इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें प्रयुक्त होते हैं लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। बॉक्साइट नहीं प्रयोग होता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक तरफ इस्पात उत्पादक केंद्र है, एक तरफ संबंधित राज्य है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ये आप मिलान स्वयं करिए। हम इसे नीचे देख लेते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात उत्पादक केंद्र निम्न हैं। झारखंड में है जमशेदपुर, बोकारो, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, बर्नपुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई, ओडिशा में राउरकेला, कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में है सलेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु में है सलेम। आप इसका मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। वर्ष 1907 में जे एन टाटा ने टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साकची में की थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, ओडिशा व नोवा मुंडी सिंह भूमि से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? तो ये हैं ऊन, सिल्क और लिनन। ये रेयान नहीं होता, बाकी सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। रेशे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन सी सही होगा। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता यानी कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे हैं। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये अहमदाबाद को। ऑप्शन सी सही होगा। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये है तो ये होगा ओसाका। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा, ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण उद्योग है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने किया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी सही होगा। बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है, जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा
1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने किया था। अब देखते हैं मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन-कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो ये है स्थलाकृति, मृदा, सामाजिक कारक, खनिज, सांस्कृतिक कारक, ये सभी होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। भौगोलिक कारण के अंतर्गत शामिल है स्थलाकृति, यानी लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में हो, उसमें रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में होंगहो, चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां आलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। नेक्स्ट है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। इसमें पहले देखते हैं आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक क्या है? तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। नेक्स्ट है जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय होता है किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन की प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वे अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जनसंख्या पिरामिड के बारे में बताना है कि इन कथनों पर विचार करके कि इनमें से कौन सा कथन जनसंख्या पिरामिड के बारे में सही दिया गया है। यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की संख्या को 65 वर्ष से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है। ये भी गलत है। यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाएगा। तो इसमें केवल पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ये पिरामिड आप बुक में देखेंगे तो वहां पे आप चित्र के माध्यम से आसानी से इसे देख सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन ए होगा, बाकी दोनों गलत हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वालों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। अब देखते हैं देश और उनके निवासी के अंतर्गत एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। ये वाला सही है, बाकी 3 गलत है। एशिया महाद्वीप की 80% भूमि कृषि योग्य है। बांग्लादेश, म्यांमार एवं श्रीलंका पश्चिम एशिया के देश हैं। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, केवल चौथा सही है। मलेशिया, इंडोनेशिया या
इंडोनेशिया एवं म्यांमार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप के देश हैं, किंतु ये देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप की 20% से भी कम भूमि कृषि योग्य है, किंतु यह कई फसलों का प्रमुख उत्पादक है, जैसे जूट, पटसन, चाय, मसाला, नारियल, चावल, गेहूं एवं तिलहन आदि। विश्व में 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दोनों ही दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पामीर ग्रंथि अवस्थित है, तो ये दक्षिण मध्य एशिया में है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। पामीर ग्रंथि दक्षिण मध्य एशिया में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप का देशांतरी विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, परंतु इसका मुख्य भूमि का समस्त भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का देशांतरी विस्तार 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। यह विस्तार पृथ्वी के लगभग आधे भाग के बराबर है। इस प्रकार एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है, किंतु इसका कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योब, एनेसी एवं लीना नदियां साइबेरिया के मैदान में बहती हैं। संसार की सबसे बड़ी झील बौकाल साइबेरिया में स्थित है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। साइबेरिया का मैदान एशिया महाद्वीप की एक विस्तृत निम्न भूमि है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत एवं पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। इस मैदान में ओ, एनेसी एवं लीना नामक नदियां बहती हैं। ये नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमियों एवं पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। बौकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, न कि सबसे बड़ी झील। यह झील साइबेरिया में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करके बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तिएन शान पर्वत श्रृंखला, किमलुन पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो ये तीनों ही एशिया में हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। पामीर ग्रंथि गाढ़ से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। तिएन शान, किमलुन, काराकोरम एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। प्रत्येक पर्वत श्रृंखला में अनेक श्रेणियां, पर्वत, पठार एवं उच्च भूमियां होती हैं। माउंट अराराट की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं ज़ैगरोस पर्वत श्रेणी का आकार मिलती है। यह ग्रंथि एल्बुर्ज एवं ज़ैगरोस पर्वत श्रेणी को अलग करती है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। ग्रंथि या गांठ दो पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल होता है। माउंट अराराट की ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं ज़ैगरोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। माउंट एवरेस्ट एवं केटू दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। इसमें सही कथन बताना है तो केवल दूसरा वाला होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रृंखला की चोटी है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। केटू काराकोरम श्रृंखला की चोटी है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। यह उत्तर में पाटिंग पर्वत एवं दक्षिण में टैरस पर्वत से घिरा हुआ है। अल्ताई, यावलोनोय एवं स्टेनोवाय एशिया महाद्वीप के प्राचीन वलित पर्वत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये फरात नदी, ओ नदी, इरावदी नदी, राइन नदी, मेकांस नदी में से स्थित है। फरात नदी है, इरावती नदी है और मेकांस नदी है। ये पो और राइन एशिया महाद्वीप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। उपर्युक्त में से पो एवं राइन नदियां ये यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं, जबकि दजला, टिग्रिस, फरात, यूफ्रेटस, इरावदी, अयारवादी, मेकांस
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिक्योन, कांगो एवं चांगजियांग आदि एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये होंगे इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। यहाँ पर ये वेस्ट इंडीज नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। उपर्युक्त में से इंडोनेशिया या इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं जापान द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अधिकांश द्वीप इसके दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में स्थित हैं। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे कौन से कारक हैं जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो ये होगा एशिया का विशाल आकार, इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार, यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं, इसका बृहद पर्वतीय अवरोध। ये चारों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं विशाल आकार, व्यापक अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच और बृहद पर्वतीय अवरोध का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है, तो इसमें सही नहीं, यानी हमसे गलत कथन पूछा है। तो शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में पूछा है, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती, तो ये गलत है, वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। वर्खोयांस्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मासिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा, वार्षिकराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये तीन कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा क्योंकि गलत पूछा है। शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग शुष्क होता है, जबकि इसके कुछ भागों में वर्षा होती है। इस ऋतु में मंगोलिया के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण पवनें बाहर की ओर चलने लगती हैं। स्थलीय पवन होने के कारण ये शुष्क होती है, जिसके कारण एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती, किंतु जब ये पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो ये नमी धारण कर लेती हैं, जिसके कारण फलस्वरूप एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये पवनें आर्द्रता युक्त होती हैं, इसलिए एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। वर्खोयांस्क उत्तर पूर्व साइबेरिया में स्थित उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मेघालय भारत में स्थित मासिनराम एशिया महाद्वीप के साथ विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं? तो ये है टुंड्रा वनस्पति, टैगा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, स्टेपीज घास के मैदान। ये चारों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। उपर्युक्त सभी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति के बारे में देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति की पेटी एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई है। इस वन प्रदेश की अधिकांश भूमि वर्ष के अधिकांश समय में हिम से ढकी रहती है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक लंबी और बहुत ठंडी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है एवं इस समय यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर तक मुख्यतः हिम के रूप में होती है। यहाँ की वनस्पतियां लंबी नहीं होती। रेंडियर यहाँ का प्रमुख पशु है। नेक्स्ट है टैगा वनस्पति। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वन की पेटी को टैगा कहते हैं। इस वन प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच मुख्यतः हिम के रूप में होती है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी एवं ग्रीष्म ऋतु मामूली गर्म होती है। यहाँ कम वाष्पीकरण होने के कारण वृक्ष को उगने एवं बढ़ने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इन वनों की लकड़ियां मुलायम होती हैं। इमारत, कागज की लुगदी एवं रेयॉन बनाने में इन लकड़ियों का विशेष महत्व है। टैगा वनों में समूल मुलायम बालों वाली खाल वाले जानवर जैसे लोमड़ी, सेंबल तथा मिंक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेपीज घास के मैदान। टैगा वन के दक्षिण में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी एवं ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है। वार्षिक वर्षा 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वनस्पतियों के उगने एवं बढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ हरी भरी घास की भूमियां पाई जाती हैं। बारहसिंघा यहाँ का प्रमुख पशु है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार करके बताना है उसमें से कौन से उष्ण मरुस्थल हैं। तो ये होंगे अरब मरुस्थल और
थार का मरुस्थल ये उष्ण है, बाकी तिब्बत मरुस्थल और गोबी मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं, आंसर यहाँ पर ए होगा। उपर्युक्त में से थार एवं अरब का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, जबकि तिब्बत एवं गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब और थार मरुस्थल, जबकि गोबी एवं तिब्बत का मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें छोटी-छोटी कटीली झाड़ियां एवं निम्न कोटि की घास मिलती है। ऊंट, गधा एवं छोटा हिरण यहाँ के प्रमुख पशु हैं। यहाँ के ऊंचे पठारी भागों में याक पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है किसमें से कौन सा कथन सही है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। सागौन, साल एवं चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं। ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र तथा शीत ऋतु मृदुल एवं शुष्क होती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 60 सेंटीमीटर से 1250 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागौन, साल एवं चंदन यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, जबकि हाथी इस वन का विशिष्ट पशु है। उत्तरी पूर्वी एशिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का जो भाग विषुवत रेखा के निकट है, वहां पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं वन्य प्राणी मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण अत्यंत ही असमान है। इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, किंतु जापान एकमात्र ऐसा एशियाई देश है जिसकी 75% जनसंख्या नगरीय है। कृषि एशिया महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी पद्धतियां एशिया महाद्वीप में प्रचलित हैं? तो ये स्थानांतरित कृषि, सघन कृषि पद्धति, विस्तृत कृषि पद्धति तीनों ही प्रचलित हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इस प्रकार की कृषि में वनों के एक भाग को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है और इस पर खेती की जाती है। 2-3 वर्ष पश्चात मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने के बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं और वन के किसी अन्य भाग को कृषि के लिए साफ करते हैं। इस प्रकार की कृषि में फसलों की उत्पादकता बहुत कम होती है तथा बहुत सी वन संपदा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सघन गहन कृषि। एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ खेत का आकार औसतन छोटा होता है। अधिक जनघनत्व होने के कारण यहाँ छोटे से खेत में भी अधिक शारीरिक श्रम का प्रयोग होता है। इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है, जिस पर मानव श्रम से काम नहीं चल सकता। यहाँ जन घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ की कुल उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि खेती वैज्ञानिक तरीके एवं मशीनों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 में एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल दिया गया है और सूची 2 में उपयुक्त जलवायु है। इसका मिलान करके बताना है कि कौन सा इसमें से सही कथन होगा। चावल के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है ये है उष्ण और आर्द्र जलवायु, और गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु होती है उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु। कपास के लिए जो जलवायु की जरूरत है ये है शुष्क जलवायु, और ज्वार के लिए अर्ध शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं? तो ये होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय कोरधारी वन, मानसूनी वन, विषुवतीय वन। ये तीनों ही मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। उपयुक्त तीनों प्रकार के वन एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोरधारी वनों में मुलायम लकड़ी पाई जाती है, जिसका प्रयोग इमारत, कागज की लुगदी एवं रियान बनाने में किया जाता है। यह वन रूस, जापान एवं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मानसूनी वन दक्षिण पूर्व के कुछ भागों एवं पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। सागौन, साल एवं बांस इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। विषुवतीय वन हिंद एशिया एवं मलेशिया तथा विषुवत रेखा के समीप के कुछ द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। एशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। अभ्रक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। टिन मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है। मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एशिया में अनेक प्रकार के खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, खनिज तेल और
प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, संसाधनों का वितरण असमान है। अभ्रक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में मिलते हैं, टिन में। मलेशिया बहुत धनी है। मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, इसलिए यहाँ पर 3 भी सही है। निम्नलिखित में से किनकी अवस्थिति पाकिस्तान में है? तो ये किरथर पर्वत श्रेणी, बोलन दर्रा, पोटवार का पठार, ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। बलूचिस्तान एवं पोटवार का पठार, किरथर, सुलेमान एवं हिंदकुश की पर्वत श्रेणियां तथा खैबर एवं बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित हैं। खैबर दर्रा हिंदकुश पर्वत श्रेणी में तथा बोलन दर्रा किरथर पर्वत श्रेणी में स्थित है। पोटवार का क्षेत्र सामान्यतः शुष्क है क्योंकि यहाँ बहुत कम नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सी नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर मिलती हैं। तो ये है चेनाब, रावी और सतलज। काबुल नहीं है, पूर्व की तरफ से पूछा है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उपर्युक्त सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चेनाब, रावी, सतलुज नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर सिंधु में मिलती है, जबकि काबुल नदी पश्चिम से आकर मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी अपने निचले मार्ग में थार मरुस्थल से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों में विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें सही कथन पूछा है, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ना तो एक सही है इसमें और ना ही 2 सही है। पाकिस्तान की जलवायु शुष्क एवं गर्म है, परंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन तथा ओक, चेस्टनट, देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि इसके दक्षिणी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में छोटी घास और झाड़ियां मुख्य वनस्पति हैं। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। पाकिस्तान में बहुत कम खनिज संसाधन हैं। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कराची के निकट एक अणु शक्ति केंद्र स्थित है। खनिज तेल पोटवार एवं घोडक में पाए जाते हैं तथा कोयला, लौह अयस्क एवं सोना बलूचिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम सही है? तो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। उपर्युक्त में से इस्लामाबाद सबसे उत्तर में तथा कराची सबसे दक्षिण में स्थित है। उत्तर से दक्षिण का क्रम है इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। यहाँ एक प्रमुख पत्तन तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन भी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जबकि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में है। नेपाल के निम्न उच्चावच वाली भूमि को तराई कहते हैं। इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल 1,40,797 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में ओडिशा से भी छोटा है। नेपाल का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक एवं देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध तक सीमित है। इसका उत्तरी गोलार्ध अगर देखें तो ये 26 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और गोलार्ध देखें तो 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेपाल 3 तरफ यानी पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर में चीन से घिरा है। नेपाल का दक्षिणी भाग निम्न उच्चावच वाली भूमि है, इसे तराई कहते हैं। यह एक बाढ़ प्रभावित दलदली क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। इसमें केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। वृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ फैली हुई है। वृहद हिमालय में कई ऐसी पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट है।
नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी है जो बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय की ही नहीं बल्कि बृहद हिमालय की चोटी है। नेपाल के मध्य भाग में काठमांडू एवं पोखरा घाटी पाई जाती है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है। कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पर जो गलत है ये पहला वाला होगा। नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है, ये सही नहीं है। नेपाल में खनिज संसाधन बहुत कम है। यहाँ वन अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है। कृषि नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। लगभग 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ की कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जन प्रकार की है। यहाँ कृषि करने का तरीका भी पुराना है तथा सिंचाई के साधन भी सीमित हैं। इसलिए यहाँ कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सा पारंपरिक कुटीर उद्योग का है। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा है। उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। भूटान का कुल क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किलोमीटर है जो हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक और पंजाब के क्षेत्रफल से कम है। यह लगभग 26 डिग्री 45 मिनट से 28 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री 50 मिनट से 92 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में है। ऑप्शन डी सही होगा। भूटान एक पर्वतीय देश है। इसके धरातलों में बहुत अधिक उच्चावच है। कुला कांगड़ी गाकर पुनपुन भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,561 मीटर है। भूटान के दक्षिणी समतल मैदान क्षेत्र को दुआर कहते हैं। भूटान की सीमा निम्न भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? तो ये है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, चारों होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। उपर्युक्त भारत के सभी राज्य भूटान की सीमा से मिलते हैं। भूटान एक स्थलबद्ध देश है। यह दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व से भारत से घिरा है जबकि उत्तर पश्चिम में तिब्बत चीन से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भूटान की प्रमुख नदियां हैं? तो ये हैं मानस, वांगचू, टोंगसा, तेस्ता। तो इसमें से तीसरा नहीं है, केवल मानस, टोंगसा और वांगचू ये भूटान की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। मानस, वांगचू एवं टोंगसा भूटान की प्रमुख नदियां हैं जबकि तीस्ता तिब्बत के पठार से निकलकर सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ये भूटान में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। यह भारत की सहायता से विकसित की गई है। भूटान के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है। तो ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भूटान के कुल क्षेत्रफल का 40% से अधिक भाग पर्वतीय है। यहाँ कुल क्षेत्रफल के 16% भाग पर ही लोग कृषि और निवास दोनों करते हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, फिर भी कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है। लगभग 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। यहाँ कृषि भूमि के अधिकांश भाग का स्वामित्व महिलाओं के पास है। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? तो ये होंगे इसमें से मिजोरम और मणिपुर। चौथा और पांचवा होगा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। उपर्युक्त में से असम, मेघालय एवं त्रिपुरा राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती हैं। म्यांमार की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों से मिलती है जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। यह भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित पर विचार करके बताना है कि कौन से पर्वत पठार म्यांमार में स्थित हैं। तो ये है चिन पर्वत, सान पठार, अराकान योमा पर्वत,
कायन्नी पठार, तो ये चारों ही स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। म्यांमार के पश्चिम एवं उत्तर में नवीन वलित पर्वत है जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। ये नवीन वलित पर्वत है। पटकाई, नागा, चिर और अराकोमा, ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः विस्तृत है। सान और कायन्नी पठार म्यांमार में स्थित है, जिसमें सान पठार सबसे अधिक विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं? तो ये हैं इरावदी, सिलांग, चिंदविन, साल्विन, ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। म्यांमार के जलोढ़ निम्न भूमियों का निर्माण इरावदी या अयारवादी, चिंदविन, सिलांग और साल्विन नदी तंत्रों से हुआ है। म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यह है इरावदी। ऑप्शन ए सही होगा। मांडले म्यांमार का एक प्रमुख नगर है। यह ऐतिहासिक स्थान है क्योंकि मांडले म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। मांडले म्यांमार के आंतरिक भाग में इरावदी अयारवादी नदी के किनारे स्थित है। म्यांमार के अन्य प्रमुख नगर हैं यांगून, रंगून, मौलमीन, तावोय और अक्याब आदि। म्यांमार के प्रमुख नगर यांगून या रंगून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। यह एक समुद्री पत्तन नगर है। यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यांगून म्यांमार का एक प्रमुख समुद्री पत्तन है। म्यांमार के अन्य समुद्री पत्तन नगर हैं अक्याब, मौलमीन, तावोय। यांगून नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह नगर नायफियाडा से पूर्व म्यांमार की राजधानी थी। नेक्स्ट, एक तरफ म्यांमार के प्रमुख स्थान है, एक तरफ प्रमुख खनिज संसाधन है। इनका मिलान करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम यही देख लेते हैं। तानिन थाराई यहाँ का प्रमुख खनिज संसाधन है, तो इसका होगा टिन एवं टंगस्टन। मर्दबान की खाड़ी का प्रमुख संसाधन है मोती। अयारवादी घाटी का प्रमुख संसाधन है खनिज और अयारवादी और कलेवा का प्रमुख संसाधन है ये है कोयला। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। म्यांमार के प्रमुख स्थान तथा उनसे संबंधित प्रमुख खनिज इस प्रकार हैं। तानिन थराई टिन एवं टंगस्टन की खानें हैं यहाँ पर। मर्दबान की खाड़ी में मोती, अयारवादी घाटी तेल खनिज के लिए और कलेवा कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कलेवा स्थल चिंदविन एवं मई ताहा नदी के संगम के निकट स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। म्यांमार के तटीय क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, न कि मध्यवर्ती भागों में। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं तथा उष्ण एवं आर्द्र तटीय क्षेत्रों में रबड़ के वृक्ष उगाए जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी की सीमा लगती है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। बांग्लादेश की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों से मिलती है। ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व में भारत से घिरा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कॉक्स बाजार बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बलुई पुलिन सैंडी बीच है। यह लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं? तो ये हैं सुरमा, कर्णफुली, मेघना। मानस नहीं है, मानस भारत की है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। उपर्युक्त में से मेघना, सुरमा एवं कर्णफुली बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं, जबकि मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब इसमें गंगा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है।
यहाँ का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ शीत ऋतु शुष्क, छोटी एवं मृदुल होती है। यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तटीय क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर तथा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ सागौन एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन मिलते हैं, जिनमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का समुद्री पत्तन है? तो ये है चटगांव, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चटगांव एवं मोंगा बांग्लादेश के समुद्री पत्तन है, जबकि ढाका, चांदपुर, बारिशाल एवं खुलना यहाँ के अंतर्देशीय पत्तन है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कोलंबो एक समुद्री पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गलत कथन पूछा है तो सी वाला गलत होगा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जिसमें एक बड़ा एवं कई छोटे छोटे द्वीप है। यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। श्रीलंका की नदियां सामान्यतः छोटी होती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तर पूर्वी की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोलंबो एवं त्रिकोमाली श्रीलंका की दो प्रमुख समुद्री पत्तन है। कोलंबो इसके पश्चिमी तट पर, जबकि त्रिकोमाली इसके पूर्वी तट पर स्थित है। कोलंबो एक अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन भी है। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर एवं राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो कार्यकारी एवं न्यायिक है और जयवर्धनपुरा कोटे ये कोलंबो उपनगर विधायी राजधानी है। कैंडी श्रीलंका का आधुनिक नगर है। यह बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जाफना एवं अनुराधापुर यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? तो ये हैं मोनोजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट, बहुमूल्य पत्थर रत्न। ये चारों ही होंगे, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। उपर्युक्त सभी खनिज उत्पाद श्रीलंका के तटीय बालू से प्राप्त होते हैं। ये सभी अलौह धातुएं हैं। श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। विषुवत के निकट होने के कारण श्रीलंका में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी भाग आर्द्र रहता है, जबकि इसके उत्तरी पूर्वी भाग पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है और यह भाग शुष्क रहता है। कालीमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया हिंदेशिया की भाषा में कालीमंतान कहते हैं। बोर्नियो इंडोनेशिया देश का द्वीप है, अतः कालीमंतान द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, इरियन जया, सुलेवेसी या सेरेबेस, मदुरा एवं बाली। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये है इंडोनेशिया और मालदीव। मलेशिया और फिलीपींस नहीं है, केवल पहला दूसरा है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के मालदीव एवं इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडोनेशिया की स्थल सीमा अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती है। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। ये इसमें केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है। यहाँ के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल इरियन जया के पूर्व में पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य सारावाक और साबाह से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया में इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो ये है मलक्का जल संधि, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती है। बास जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है तथा सुंगारू जल संधि जापान के दो द्वीपों होक्काइडो एवं होंशु द्वीप को अलग करती है। मलेशिया दो भागों में विभाजित है, मलाया प्रायद्वीप एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग में।
ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये मलेशिया में है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई 4101 मीटर है। पूर्वी मलेशिया भाग में स्थित है। किनाबलू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ मलेशिया के 2 राज्य सारावाक एवं साबाह स्थित हैं। मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन मलेशिया की जलवायु के बारे में सही है। इसकी जलवायु विषुवतीय है। यहाँ पर वर्ष भर समान रूप से ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा पाई जाती है। औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ सदा हरित वन पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही कथन मलेशिया की जलवायु के बारे में सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मलेशिया की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ विषुवत रेखा के उत्तर में 1 डिग्री से 7 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ सदा हरित वन पाए जाते हैं। सारावाक एवं साबाह में वन अधिक घने पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुद्री पत्तन मलेशिया में स्थित हैं? तो ये होंगे पेनांग, मोरी, कुचिंग, तीनों ही हैं सही। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। पेनांग, जॉर्ज टाउन प्रायद्वीपीय मलेशिया के तथा कुचिंग एवं मोरी सारावाक के समुद्री पत्तन है। मलेशिया में सड़क एवं रेल परिवहन का विकास सारावाक एवं साबाह की तुलना में प्रायद्वीपीय मलेशिया में अधिक हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यूरेनियम मलाया प्रायद्वीप में पाया जाता है। तांबे की खानें सारावाक में नहीं है। कोयला खनन साबाह में नहीं होता। केवल पहला वाला सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। मलाया प्रायद्वीप में यूरेनियम के अलावा टिन एवं तांबे का भंडार है, जबकि सारावाक में बॉक्साइट एवं कोयला खनन होता है एवं साबाह में तांबे की खानें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो इसमें डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, न कि दूसरा। चीन की सीमा उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है, किंतु दक्षिण कोरिया को नहीं करती। टकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। टकला मकान एक शीत मरुस्थल है। यहाँ मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है? तो ये है साल्विन, सांगपो, मेकांग, सतलुज, ये चारों ही नदियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। उपर्युक्त सभी नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। इसके अलावा सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार है। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु एवं सतलज नदियां पश्चिम की ओर, जबकि सांगपो नदी पूर्व की ओर बहती है। साल्विन और मेकांग नदियां दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बहती हैं। चीन की प्रमुख नदियां हैं जिजियांग, चांगजियांग, होंग हो नदियां पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिल जाती हैं। जिजियांग नदी की घाटी सबसे बड़ी है। यह सिंचाई और नौका वहन के लिए उपयोगी है। होंग हो उत्तरी चीन को सिंचित करती हुई बड़ी मात्रा में पीली गाद बहा कर लाती है। घाटी में गाद जमाव के कारण यह नदी अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती है, जिससे पूरा क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। चीन में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चीन में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता जाता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चीन को ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है। चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है और संघाई चीन का सबसे बड़ा पत्तन है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग 3/4 होता है। इसके बाद खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत का स्थान आता है। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर एवं सबसे बड़ा पत्तन है, जबकि बीजिंग चीन की राजधानी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है।
फ्यूजियामा जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जापान प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक देश है। यह एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। जापानी भाषा में जापान को निप्पॉन सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान के लगभग 72 डिग्री भूभाग पर पर्वत फैले हुए हैं। इसके अधिकतर पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्यूजियामा टोक्यो के निकट है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है। उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पर मिलती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जापान मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश है। इसके उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में अत्यधिक हिमपात और वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व से आने वाली पवनें जापान के पूर्वी एवं दक्षिण भागों में वर्षा करती हैं। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जापान के दक्षिण तट को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका उद्गम फिलीपींस सागर अथवा कैरोलिन द्वीपों के आसपास होता है। जापान के पूर्वी तट पर उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा का मिलन होता है, जिसके कारण यहाँ पर घना कोहरा क्षेत्र बनता है। यह कोहरा मछलियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है, इसलिए यह क्षेत्र संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में से एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है। जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कोयला जापान का प्रमुख खनिज संसाधन है, किंतु यह निम्न कोटि का है। जापान में लौह अयस्क की प्रचुरता नहीं है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा जापान कच्चा तेल, कोकिंग कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि आधारभूत खनिज संसाधनों का आयात करता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 9 और 11 इन दोनों चैप्टर को एक साथ देखेंगे, क्योंकि इन दोनों बुक में दिए गए चैप्टर सेम है, तो इसका प्रश्न यहाँ पे एक ही बुक में एक ही साथ दिया गया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और इस बुक में दिए गए बाकी की क्लास की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी